अनुसार विधानसभा के पटल पर उठाने चाहिए। तो में बटी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आरोप लगाकर हमेशा कोई ना कोई बात को साबित करना चाहते हैं। कोई कागज लाए, कोई फैक्ट्स लाए। सरकार की कार्रवाई जो भी गलत होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। कमर्शियल एलपीजी की बात है, उसमें थोड़ी कमी महसूस की गई है क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में अभी थोड़ी कमी कमर्शियल एलपीजी के मामले में मुझे ध्यान में लाई गई है और मैं इस चीज़ पर अभी नज़र लगाए हुए हूँ कि कैसे इस प्रकार की स्थिति से निपटा जाए, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो भारत सरकार की है। मैं उनसे बातचीत करूंगा, अपने सेक्रेटरी को बोलूँगा और इस दृष्टिकोण से हिमाचल में किसी प्रकार की गैस की किल्लत ना हो, उससे कैसे निपटा जाए इस पर भी विचार किया जाएगा। जो सप्लीमेंट्री बजट से है उसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑनगोइंग प्रोजेक्टों पर पैसा लगता रहता है। तो निश्चित रूप से जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, रिफॉर्म्स के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं उसको पैसा दिया जा रहा है और हमने ये रखा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं 70% से ऊपर, 80% से ऊपर, उनको पूर्ण करने की दिशा में हमने स्पीड अप काम किया है। पूरे सिस्टम को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से स्ट्रीमलाइनिंग किया जा रहा है। नए कार्य तभी शुरू किए जा रहे हैं जब उसमें हम 30% पर पैसा। क्या होता था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिलान्यास कर दिए, बजट रखा नहीं और शिलान्यास के बाद फिर उन्होंने एक स्टोरी बनाई, 2 स्टोरी बना दी, उस आधार पर उसमें नुकसान हुआ। हमने कहा कि सबसे पहले जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हॉस्पिटल्स में होगा, एजुकेशंस में होगा और जहां जरूरत होगी वहां बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमने ये रखा है और निश्चित रूप से हमने जिस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से नियमों में परिवर्तन किया है, कानून बदले हैं, उसका फायदा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को भी होना शुरू हो चुका है और प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। हाँ, ये जरूर ब्रेक लगी कि आरडीजी के कारण 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो 2026 से 26-27 से लेकर 2031 तक हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो कटा है उसका थोड़ा बहुत नुकसान हमें जरूर होगा, लेकिन मैं अभी भी बजट की मीटिंग में जा रहा हूं। हमने कैसे भरपाई करनी है और कैसे प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार आने वाले बजट में आपको कुछ झलकियां देखने को मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, अनिल डडवाल जी के साथ जो भी बात हुई वो गलत है और जो एंटी टैक्स की बात है वो एंटी टैक्स तो पीछे 40 साल से लगता आ रहा था, लेकिन पंजाब के जो एडजॉइनिंग क्षेत्र है वहाँ हमारी सरकार विचार कर सकती है कि किस प्रकार से इतना ज्यादा ना बढ़ाया जाए। सर, फंड्स की कमी को लेकर जिस तरह से आप बड़े फैसले ले रहे हैं, कैबिनेट रैंक वापस दिए गए, उसके बाद आपने सैलरी रिडक्शन भी किया 20%, क्या सरकारी कर्मचारियों की? देखिए, ये सब अभी पॉलिसी डिसीजन है, कुछ चीजें अभी बताई नहीं जाती है, चर्चा में होती है और किस तरह हमारा दायित्व ये बनता है, किसी भी सरकार का दायित्व ये होना चाहिए कि वो प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए। कई फैसले लिए जाएंगे, मैंने आपको कहा है, ये अभी शुरुआत है, आगे आने वाले समय में आप और फैसलों को भी देखेंगे। धन्यवाद। टूरिज्म हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। पर्यटन के क्षेत्र में हम हिमाचल के युवाओं को भी चाहते हैं कि वो पर्यटन के क्षेत्र में अपना ध्यान लगाएं और निश्चित रूप से टूरिज्म के दृष्टिकोण से हम शिवकिला को खोला हमने और उसका फायदा ये हुआ कि किन्नौर तक 50,000 टूरिस्ट पहुंचे, यानी कि वो रामपुर ठियोग होते हुए पहुंचे। तो कितना जगह वो रुके होंगे, किस प्रकार हमारा रेवेन्यू बड़ा होगा, इन सब दृष्टिकोण से शिवकला के बारे में जो भी और किया जा सकता होगा उसको करेंगे। राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है। राज्यपाल महोदय अब हिमाचल से जा चुके हैं और तेलंगाना स्टेट के गवर्नर हो गए हैं और कल जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने एड्रेस पढ़ा नहीं और 2 मिनट में वो वापस चले गए
और तो क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ पैरे ऐसे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उन्होंने गवर्नर साहब का रेफरेंस दिया। तो जब गवर्नर आ गए विधानसभा के अंदर और उन्होंने एड्रेस चाहे 2 मिनट किया, चाहे वो उन्होंने पूरा पढ़ा, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वो विधानसभा के टेबल पे ले हो गया सारा। इसका मतलब कि जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब सही है और गवर्नर वैसे भी कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे एक्ट करते हैं। तो जो भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा है तो उस पर कोई विवाद नहीं है। और लेकिन सवाल ये है कि जब वो कहते हैं कि 2 मिनट में गवर्नर चले गए, तो उनके टाइम में भी गवर्नर 2 मिनट में चले गए थे और बिना पढ़े चले गए थे। तो हमने उनको कहा कि जब वो गए थे गवर्नर, तो हमने गवर्नर साहब से उसमें जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप जो है पूरा पढ़ के जाइए। और गवर्नर एड्रेस ये एक गरिमा का विषय है, लेकिन वहाँ पे हमारे खिलाफ एक्शन किया गया और उसको वहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई 6 एमएलएस के खिलाफ। और जबकि और साथ में उनको हाउस से बाहर निकाला गया। तो जयराम जी कह रहे थे कि उन्हें भी बाहर निकाला गया था। तो बाहर निकालना तो विशेषाधिकार है स्पीकर साहब का कि वो किस एमएलए को बाहर निकालते हैं, किस एमएलए को विधानसभा से ही बाहर निकालते हैं, वो उनके पास अधिकार है। लेकिन विधानसभा में एमएलएस के विशेष अधिकार हैं। एक तो अंदर जो कुछ भी बोला जाता है उस पे केस नहीं हो सकता, बाहर डेफेमेशन नहीं हो सकती। अब इस कैंपस से बाहर नीचे निकल के कोई बात कही जाए तो उस पर तो डेफेमेशन हो जाएगी, लेकिन कैंपस के अंदर विधानसभा के परिसर में और विधानसभा के अंदर जो भी बोला जाएगा उसमें डेफेमेशन नहीं बनती है। और सेकेंडली किसी भी, चाहे लोकसभा ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, चाहे कोई असेंबली ले लो, किसी भी असेंबली में एमएलएस के खिलाफ चाहे कोई भी एक्शन स्पीकर ले, लेकिन एफआईआर नहीं हो सकती। इन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर की थी, तो हमने इनको याद दिलाना चाहा जब आज ये बातें कर रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कर रही है। तो अपने समय में ये जब शासक थे तो ये क्या करते थे, इन्होंने एफआईआर की, देशद्रोह के मुकदमे चला दिए और ज़बरदस्ती डीएसपी से कह के जो है एफआईआर करवाई गई, विधानसभा ने भी नहीं की। तो इसलिए हमने ये बात उठाई कि विधानसभा का अपना प्रिविलेज है, प्रेरोगेटिव है, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि विधानसभा में कुछ बोला जाए, उस पर कोई डेफेमेशन हो, विधानसभा में एमएलएस को जो है एफआईआर दर्ज की जाए। और इसलिए हम चाहते हैं स्पीकर जो है उस पर, वैसे तो इसमें कोई फैसले की बात नहीं है, ये तो तय है देश की असेंबलियों में और पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी हमने कहा कि स्पीकर यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर दे कि क्या क्या ऐसा किया जा सकता था कि नहीं। तो ये मसला हमने वहाँ पे उठाया है। बाकी तो जहाँ तक मसला है कि हिमाचल प्रदेश की आरडीजी को लेके, जो कि इस दस्तावेज का मुख्य बिंदु है,